गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं श्रीराम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों का कमेंट पढ़ा कि भैया आप ड्रैगलाइन के ऊपर कोई वीडियो बनाओ बोल रहे थे, तो आज मैंने आपके लिए ले आया हूँ वो वाला ड्रैगलाइन वाला वीडियो, जिसमें फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा कि ड्रैगलाइन क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या क्या उसका फंक्शनैलिटी है, क्या क्या फीचर्स है एंड इंटरनल कंपोनेंट किस तरह का होता है। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखो। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये भी एक माइनिंग मशीनरी का पार्ट है, जहाँ पे हम खास करके ओपन कास्ट फेस मशीनरीज में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये जो मशीनरी है, ये है हमारा रोप सोवेल। दिस वन इज़ द रोप सोवेल। ठीक उसी तरह ये एक डंपर है एंड दिस वन इज़ द कॉकपिट ऑफ द कॉकपिट हम बोल सकते हैं, और नहीं तो हम उसको कैबिन भी बोल सकते हैं। दिस वन इज़ द कॉकपिट ऑफ द ड्रैगलाइन। तो आज का विषय है हमारा ड्रैगलाइन, जो कि बहुत ही बड़ा एक्सकावेटिंग मशीनरी है। जितने भी हमारा एक्सकावेशन मटेरियल एक्सकावेशन करने के लिए हम जितने सारे मशीनरीज हम प्रयोग करते हैं हमारा ओपन कास्ट माइनिंग फील्ड में, सबसे बड़ा मशीनरी होता है ड्रैगलाइन। दिस वन इज़ द हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो चलिए उसके ऊपर हम थोड़ा सा इंट्रो और डिस्कशन कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैगलाइन? ड्रैगलाइन, हम इसको इसका नामकरण, उसका ड्रैगलाइन क्यों इस तरह का नाम क्यों दिया गया है, तो ख़ास तौर पे हमारा जो ड्रैगलाइन मशीन है, तो हमारा जो ड्रैगलाइन मशीन है ख़ास तौर पे ये है कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है। सो इसको याद रखने ला कि इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में HEMM। देख पा रहे हो? तो जिसको नोट चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, और नोट मैंने स्क्रीन के ऊपर है, आप उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला था ये कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी है, तो व्हिच इज़ यूज्ड फॉर एक्सकावेटिंग द अर्थ। क्या क्या एक्सकावेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? अर्थ, सैंड एंड सॉफ्ट रॉक, जो नरम और छोटा छोटा जो होता है रॉक, उस पीसेस को एक्सकावेट करने के लिए। और ख़ास तौर पे ब्लास्टेड ओबी। ओबी मीन्स ओवरबर्डन। आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जब हम मिनरल और कोई भी कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट तो कोल सरफेस के ऊपर अवेलेबल नहीं होता ना, तो उसके ऊपर पहले क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी के नीचे होता है हमारा कोल और मिनरल्स। तो पहले उस मिट्टी को हटाने के बाद हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो इसके उस कोल सीम लेयर के ऊपर जो लेयर रहता है, उसको हम बोलते हैं खास तौर पे ओवरबर्डन, ठीक है। तो फ्रॉम द फेस इनटू इट्स बकेट एंड डम्प्स इट इनटू स्ट्रेट इनटू द डीकोल्ड एरिया ऑफ द क्वारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आप ड्रैगलाइन देख रहे हो, तो ये एट ए टाइम क्या करता है ना, पहले ओपी को ड्रैग करके इस बॉकेट को फुल फिल करेगा, उसके बाद देन स्विंग करके अनदर डंपिंग यार्ड में, जहाँ पे डी कोल्ड एरिया यानी क्या होता है, तो डी कोल्ड एरिया का मतलब ये हुआ जहाँ पे जिस सरफेस के नीचे कोल या मिनरल्स अवेलेबल नहीं होता है। तो ख़ास तौर पे हमारा माइंस में जहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया जाता है, तो वहाँ पे का जो जगह चूज़ किया जाता है उसके नीचे कोई भी कोल सीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में उस डंपिंग यार्ड को हटाने के बाद जाके हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कोल सीम। तो वही हमारा इकोनॉमिकली हम इसको करने के लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होता है। तो इसलिए हम इस तरह का एरिया चूज़ करते हैं जहाँ जिस सरफेस के नीचे कोल नहीं होता है। तो पहले क्या करता है ना, ओवरबर्डन को उठाता है, उसको बकेट को फिल करता है, देन ले जाके स्विंग करके अनदर साइड में डंप कर देता है। तो ये रहा उसका मतलब कि एक फंक्शन जिसके थ्रू ये काम करता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग डेक। रिवॉल्विंग डेक मीन्स जो
डेक, जिस डेक के ऊपर उसको माउंट किया गया है, और ये डेक 360ली ये मूवमेंट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग डेक। ए लॉन्ग लाइट बूम, दिस वन इज़ द लॉन्ग लाइट बूम विच इज़ द क्रॉलर चेन और वॉकिंग पैड। तो यहाँ पे जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये दरअसल क्रॉलर चेन नहीं है, ये इसमें इसके पास है वॉकिंग पैड, जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर सकता है। ए स्पेशल टाइप ऑफ बकेट इज हेल्ड इन पोजिशन एंड कंट्रोल बाय द केबल्स। तो यहाँ पे जो बकेट होता है किससे कंट्रोल होता है ना, केबल से। द बकेट when it has to be loaded is lowered in the earth or loose rock or blasted OB by manipulation of the cable is and is dragged by them and is dragged to get it loaded. That's why it is named as drag line. तो यहाँ पे मैंने बताया कि ड्रैग लाइन इसको क्यों कहा जाता है। जब इसको बकेट को हम क्या करेंगे ना, ओवरबर्डन के ऊपर रखेंगे, उसके बाद इस वायरिंग इंजन वाइंडिंग ड्रम की मदद से इस बकेट को हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, जिसकी वजह से जो मटेरियल्स होगा, जो अर्थ होगा, जो ओवरबर्डन होगा, इसके अंदर फिलअप हो जाएगा। तो कुछ इस वायर रोप को मैनिपुलेट करके इस तरह से ये काम करता है। तो इसके लिए ड्रैग करने की वजह से तो इस मशीनरी का नाम रखा गया ड्रैग लाइन। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो तो मैं पहले आपको ड्रैग लाइन का डिफरेंट पार्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि क्या क्या पार्ट्स रहता है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ड्रैग लाइन। तो ख़ास तौर पे ये होता है उसका बूम, और यह रहा इसका बकेट। Then this one is the, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो हर एक कंपोनेंट को, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो, तो यहाँ पे लगा रहता है हमारा इसका वाइंडिंग ड्रम्स, देख पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम वाइंडिंग ड्रम्स। दीज आर द वॉकिंग पैड्स, जिसके मदद से ये मूवमेंट करता है, वॉकिंग पैड्स। दिस इज द कॉकपिट और पायलट केबिन हमको इसको बोल सकते हैं। तो इसमें इतना ही चीज़ें, देखो किस तरह से वाइंडिंग ड्रम्स वगैरह है, टोटल वायर रोप के मदद से इसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ तरह तरह के वाइंडिंग इंजन्स लगे हुए हैं, मतलब कि यहाँ वायर रोप के अंदर से इस कैबिनेट के अंदर इसको प्लांट किया गया है, जिसके थ्रू टोटल ऑपरेशन इज द डिपेंडिंग अपॉन द वायर रोप सिस्टम्स, राइट। तो इसको बोलते हैं हम खास तौर पे ए फ्रेम। तो इसको ए फ्रेम हम क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से दिख रहा है, पूरा का पूरा ए, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ए फ्रेम। तो यहाँ पे ये रहा इसका, हम इसको बोलते हैं मेसिन हाउस। देन दिस वन इज द मास्ट, MAST। तो अभी इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वन इज़ द बूम एंड दिस वन इज़ द बूम रोप, दिस वन इज़ द बूम रोप। उसके बाद आता है ये, इसको कहते हैं हम हॉइस्ट, इसको कहते हैं हम हॉइस्ट रोप, राइट। देन चलते हैं अलग, तो ये है हमारा बकेट, बस दिस वन इज द बकेट। तो ये भी पुली के थ्रू ड्रैग एंड पुल करके मैनिपुलेट किया जाता है। दिस इज द डंप रोप, इसको कहते हैं हम डंप रोप। तो अभी यहाँ पे देखो बकेट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाता हूँ,
ठीक है। तो ड्रैगलाइन बॉकेट इज नॉट रिजिडली अटैच्ड टू द मेसिन स्ट्रक्चर। तो रिजिडली यानी क्या होता है, जिस तरह से आप बैकवे देखते हो, सोवेल्स देखते हो, तो उसमें क्या होता है, ये जो बॉकेट होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होकर रहता है बूम के साथ। लेकिन इसमें देखो, आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये अगर बॉकेट हुआ तो ये किस तरह से कनेक्टेड है बूम के साथ, ना एक वायर रोप के मदद से, तो ये वायर रोप के मदद से कनेक्टेड होकर रहता है, ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है। सो इसलिए इसमें यहाँ पे बताया गया नॉट रिजिडली अटैच टू द मेसिन स्ट्रक्चर। द रियर एंड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, द रियर एंड, तो ये किस तरह से दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर सा ही दिख रहा है ना। तो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर सा दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक बॉकेट ओपन एट द फ्रंट, तो फ्रंट से ये ओपन होता है, दिस वन इज द ओपन एट द फ्रंट, मतलब इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता। इज अटैच्ड टू द ड्रैगलाइन बूम बाय मीन्स ऑफ होइस्ट रोप। तो ये जो रोप आप देख रहे हो, दिस वन इज द होइस्ट रोप, जो कि इस रोप से ये कनेक्टेड होके रहता है। देन when the front end is attached to the drag rope, और ये होता है हमारा ड्रैग रोप, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट रहता है मेसिन स्ट्रक्चर से। द टोटल मैनिपुलेशन ऑफ द बॉकेट इज डन बाय द वायर रोप सिस्टम। तो ये था बॉकेट का फंक्शनैलिटी और बॉकेट किस तरह से काम करता है। देन आते हैं बूम एंड ए फ्रेम। सो मैंने बताया था, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर का तरह दिखता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ए फ्रेम, एंड इसको बोलते हैं हम बूम। तो ड्रैगलाइन डज नॉट हैव ए डीपर स्टिक लाइक सोवेल। तो ये जो मैं बार बार सोवेल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो तो मैं एंड से आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। तो अभी जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप उसको गौर करो और उसको याद कर लो। इट्स क्राउडिंग फोर्सेस इज लो एंड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रैग लाइन कैपेसिटी, द ओबी मस्ट बी वेल फ्रैगमेंटेड। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो डिपर सोवल में क्या होता है कि उसको खुदाई करने के लिए जो स्टिक होता है और बूम होता है और डायरेक्ट जो फ्रैगमेंट करके और कट करके ले जा सकता है। लेकिन इसमें कोई मैनिपुलेशन करने के लिए और फोर्स डालने के लिए वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो अगर हमारा सरफेस जो होता है लैंड, अगर वो परफेक्टली फ्रैगमेंटेड नहीं होगा, मीन्स ब्लास्टेड नहीं किया गया होगा, तो हम इसका ओबी को हम अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे बोला गया कि इट शुड बी वेल फ्रैगमेंटेड। तो इस तरह का होता है उसका ए फ्रेम। देन आते हैं हमारा क्रॉलर, चेसिस एंड वॉकिंग पैड। अभी यहाँ पे देखो, द वेरी स्मॉल ड्रैग लाइन्स आर माउंटेड ऑन द क्रॉलर चेसिस। जो जो छोटे छोटे ड्रैग लाइन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वॉकिंग पैड के जगह क्रॉलर चेन माउंटेड होता है। देन अगर लार्जर ड्रैग लाइन्स जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे वॉकिंग पैड का इस्तेमाल होता है। जिस तरह का ये जो ड्रैग लाइन है, इसको ये ख़ास तौर पे कैटरपिलर कंपनी ने बनाया है, कैटरपिलर, जो कि इसमें वॉकिंग पैड प्रोवाइड किया गया है। दिस वन इज़ द वॉकिंग पैड। अगर इस ड्राइंग में और इस इमेज में आप अच्छे से दिख नहीं पा रहे हो, उसको मैं बड़ा कर दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट गया, सेकंड पॉइंट, ए वर्किंग ड्रैग लाइन इज माउंटेड ऑन ए लार्ज सर्कुलर हॉलो टब। तो यहाँ पे देखो एक लार्ज सर्कुलर, दिस वन इज द लार्ज सर्कुलर हॉलो टब which has wide walking pads on two side। तो ये जो टब है यहाँ पे देख रहे हो, ये जो टब है इसके दोनों तरफ वॉकिंग पैड दिया गया है। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग पोजिशन द पैड्स आर केप्ट लिफ्टेड अप द ग्राउंड। जब इसको हम वर्किंग कंडीशन में यूटिलाइज करते हैं ना, तो ये वॉकिंग पैड
हमेशा लिफ्टेड है के मतलब ऊपर उठा के रख देते हैं। देन फॉर वॉकिंग वन पैड इज लिफ्टेड एंड एडवांस एंड लोअर टू टच द ग्राउंड, मीन्स जिसे हम चलते हैं, एक इंसान जिस तरह से चलता है, पहले ये वाला पैर आगे रखेगा, उसके बाद ये वाला पैर आगे के रखेगा, ठीक उसी तरह यहाँ पे जो ड्रैग लाइन होता है, पहले इस पैर को, उसका एक पैड को आगे रखता है, उसके बाद दूसरे पैड को आगे ले जाता है, ठीक उसी तरह ये काम करता है। तो इसलिए बोला गया है कि फॉर वॉकिंग वन पैड इज लिफ्टेड अप एंड द एडवांस एंड लोअर टू टच द ग्राउंड, देन द सेकेंड पैड इज लिफ्टेड अप एंड एडवांस टू टच द लोअर ग्राउंड। जिससे इंसान जिस तरह से मूव करता है डायरेक्टली उसी तरह एक ड्रैग लाइन उसके वॉकिंग पैड के हिसाब से मूव करता है। अभी यहाँ पे देखो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, जो मैंने बताया था इस यहाँ पे कहाँ गया, एक लार्ज सर्कुलर होलो टॉप। तो ये जो लार्ज सर्कुलर होलो टॉप है तो ये वाला है, दिस वन द लार्ज सर्कुलर होलो टब, और दोनों तरफ ये वॉकिंग पार्ट दिया गया है। दिस वन इज द वॉकिंग पैड्स। तो मैंने इसलिए ये बताया था जैसे इंसान के दोनों पैर होते हैं, ये वाला राइट लेफ्ट, इस तरह से वो मूवमेंट करता है। इस पिक्चर में इसमें ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है, लेकिन अगर वो खुद के हिसाब से देखेगा तो उसका ये राइट लेके और इसका ये वाला लेफ्ट पैड है। देन कम्स द मेसिन हाउस। मेसिन हाउस मीन्स इस टोटल सिस्टम को हम बोलते हैं मेसिन हाउस, जिसके अंदर सारे के सारे इंजन्स, फ्यूल्स, कॉकपिट, सारे के सारे जो कैबिन्स होता है ये मेसिन हाउस के अंदर मौजूद होता है। तो मेसिन हाउस इज़ अ ड्रैग लाइन इज़ वेरी बिग, मतलब जिस तरह से 2 या 3 मंजिल इमारत जितना बड़ा, उतना बड़ा बड़ा इसमें ड्रैग लाइन का मेसिन हाउस होता है। सो इट हाउस इज डिफरेंट मोटर्स, रोप ड्रम्स, स्विचेस एंड ऑपरेटर कैबिन। तो यहाँ पे ये है ऑपरेटर कैबिन, जहाँ से टोटल ड्रैग लाइन को कंट्रोलिंग किया जाता है। दिस वन इज द ऑपरेटर कैबिन। दिस वन इज द वाइंडिंग इंजिन्स, वाइंडिंग ड्रम इसको बोलते हैं। सो खास तौर पे ये है रोप ड्रम्स, जिसके थ्रू जो वायर रोप होता है, टोटल बूम रोप, होस्ट रोप, ड्रैग रोप, जो सारे के सारे जो फंक्शन किया जाता है, जिसको कंट्रोलिंग किया जाता है, तो इसको इस ड्रम्स के माध्यम से कंट्रोलिंग किया जाता है। देन होता है डिफरेंट स्विचेस। सो दीज आर द स्विचेस और पैनल बॉक्स, जहाँ से हर तरह से मैकेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। Then comes the dragline boom is attached to the chassis with a pin joint where its upper end is balanced by the double boom rope and several stage ropes. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस बूम को स्टे करने के लिए तो एक फिक्स्ड रोप के माध्यम से इसको, दीज आर द बूम रोप, जहाँ से इसको परफेक्ट स्टे करने के लिए सपोर्टिंग आर्म्स प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर को अच्छे से मूवमेंट करने के लिए ये बूम रोप और एक हॉइस्ट रोप जो होता है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द बूम पुली। तो ये वाला जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, दिस इज द ड्रैग पुली एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं ड्रैग पुली, क्योंकि ये जो ड्रैग रोप होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यहाँ से बकेट के थ्रू, तो इसको बोलते हैं हम ड्रैग रोप।
समझ में आ रहा है? तो गाइस सब कोरोना वायरस में से बच के रहो, प्रिकॉशन लेते रहो, ठीक है? कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सब ऑनलाइन से पढ़ाया जा रहा है। अच्छे से पढ़ो, उसको नोट्स बनाओ, ठीक है? अभी देखते हैं ऑपरेटिंग एंड वर्किंग रेंजेस ऑफ ड्रैगलाइन। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि एक्चुअल में उसका फंक्शनैलिटी का किस तरह से होता है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ना, ये वाला ए, सो दिस वन इज द बेसिकली डिगिंग डेप्थ, द डेप्थ ऑफ द, तो खुदाई कितना गहरा कर सकता है, दिस वन इज द डिगिंग डेप्थ। तो ये सरफेस के ऊपर है अपना ड्रैग लाइन, तो ये ए मेंशन करता है दिस वाज द डिस्टेंस ऑफ डिगिंग डेप्थ, डेप्थ को प्रेजेंट करता है। देन द डंपिंग एंड डिगिंग रेडी, रेडी मीन्स रेडियस, सो डंपिंग एंड डिगिंग रेडियस मीन्स ये जो मशीनरी हम बूम का स्ट्रक्चर होता है ये टोटली इस तरह से मूवमेंट करता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हुआ तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक इसका ये हो गया उसका रेडियस, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डंपिंग एंड डिगिंग रेडियस। यहाँ से इस तरफ ये खुदाई का काम करेगा जिसको बोलते हैं हम डिगिंग, और टर्न करके इस तरह पे डंपिंग का काम करेगा। सो ये टोटल इसको इसलिए हम बोलते हैं डिगिंग एंड डंपिंग रेडियस। इसके बाद हम बोलते हैं इसको डंपिंग हाइट, तो कितने हाइट से इसको डंपिंग कर सकता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डंपिंग हाइट। ओके, ए सी डी, तो इसमें सारे के सारे चीज़ें आपको बता दिया। देन मैं आपको इसका फंक्शनैलिटी के ऊपर थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ओबी को लोड किया जा रहा है, राइट? सो यहाँ पे जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है द बकेट इज एम्प्टी, दिस वन इज द एम्प्टी बकेट जो कि अभी लोड होने जा रहा है। 2 नंबर केस में द बकेट स्टार्ट्स डिगिंग, द बकेट स्टार्ट्स डिगिंग। देन 4th वन में, इस 4th पॉइंट में ये 360 स्विंग करने के बाद, 360 नहीं मतलब अगर ये एक लाइन हुआ तो ये 180 डिग्री टर्न करता है, टर्न करके यहाँ पे क्या करता है ना, डंपिंग कर रहा है। तो इसमें एक मेन फंक्शनलिटी और मेन एडवांटेजेस क्या है बताओ, कि ये जब डिगिंग करता है मतलब एक साइड से डिगिंग किया, दूसरे साइड में डंपिंग करवा दिया, मतलब जब हम शोवेल बैकवे के थ्रू हम काम करते हैं, जब उसके थ्रू हम ओबी को रिमूव करते हैं, तो उसमें क्या चाहिए होता है कि हमको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरे डंपर्स चाहिए होते हैं, मतलब कि 2 मशीनरी के थ्रू हमको काम करना पड़ता है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत हायर कॉस्ट प्रोवाइड करता है, और इसके लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ मनी का ज़रूरत रहता है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रैग लाइन को इंस्टॉल करने से क्या होगा ना, एक तरफ से ये लोडिंग ओबी को लोड करेगा, दूसरे तरफ डंपिंग करवा देगा, जिसके वजह से हमारा टाइम और जो मैन पावर चाहिए होता है, और उसके साथ साथ डिफरेंट डंपर्स, टन्स लोडिंग ऑफ डंपर्स चाहिए होता है, तो इसका कॉस्ट हमको कम हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे इसी के लिए हम ड्रैग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वन इज़ द सम ऑफ द ऑपरेशन एंड वर्किंग रेंजेस ऑफ द ड्रैग लाइन। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डिफ्रेंशिएट करूंगा एक रोप शोवेल और एक ड्रैग लाइन के अंदर किस तरह सा डिफरेंस रहता है। सो बेसिकली द शोवेल स्टैंड्स ऑन द बेंच,
तो ये वाला जो चीज़ आप देख पा रहे हो, दिस वन इज़ द बेंच, ठीक है। दिस वन इज़ द बेंच फ्लोर एंड एक्सकावेट फ्रॉम द बेंच पेस। वो डायरेक्टली फेस से ओबी को रिमूव करता है, देन डंपर के ऊपर लोडिंग करवा देता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अभी देखो, ये जो हमारा ड्रैगलाइन होता है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन द टॉप ऑफ द बेंच। सो दिस वन इज ड्रैगलाइन सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्किंग बेंच। जब एक माइंस को शुरू किया जाता है तो किस तरह से होता है, तो पहले इस तरह का कुछ बेंच फॉर्मेशन कर किया जाता है, उसके बाद हम माइन का वर्किंग काम करते हैं। जब ये जो हमारा रोप सोबल होता है वो ख़ास तौर पे एवरी बेंच के ऊपर रह के काम करना पड़ता है, ठीक है, एवरी बेंच के ऊपर रह के काम करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा ड्रैगलाइन होता है वो डायरेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द बेंच रह के ये सारे ओबी को निकाल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो यहाँ से मिनरल को उठाएगा और अर्थ को रिमूव करेगा, दूसरे तरफ इसको डंपिंग करवा देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था जो आपको कि रोप सभेल में जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा होता है, एक फेस का खर्चा होता है, लेकिन ये आते टाइम यहाँ से लोड किया, दूसरे तरफ डंपिंग करवा दिया। तो इसका ये वाला एडवांटेजेस रहता है। और मैंने आपको बताया कि ये कोई डायरेक्टली अटैच टू द बूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो डीपर स्टिक होता है ना, इसको बोलते हैं डीपर स्टिक, जिसके थ्रू बूम से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ये क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स डाल पाएगा, मतलब अगर ये ब्लास्टेड ना भी हो तो भी वो तोड़ के यहाँ से मिट्टी को हटा सकता है। लेकिन जिस तरह से एक रोप और एक डीपर सोल में जो डीपर स्टिक होता है, तो आप खुद ही इमेजिन करो कौन सा वाला ज़्यादा फोर्स इम्प्लीमेंट कर पाएगा अपने बकेट के ऊपर। तो इसीलिए अगर हमारा ओ भी सॉफ्ट रॉक होगा और ब्लास्टेड होगा तो ये ड्रैगलाइन का बकेट अच्छे से इसको फील करके ट्रांसफर लोड कर पाएगा और उसको डंपिंग कर पाएगा, राइट। तो अभी इस वीडियो में आप देखो, देखो किस तरह से एम्प्टी बकेट आ रहा है बाय द मैनिपुलेशन ऑफ द ड्रैग रोप एंड द होइस्ट रोप। अभी इसको लोड किया, देखा, अभी इसको लोड किया, देन दूसरे तरफ जाके इसको डंपिंग करवा देगा डायरेक्ट। तो एक साथ में दो कम हो गया। कितना बड़ा ड्रैगलाइन होता है इसका बकेट के अंदर। अगर सबसे बड़ा ड्रैगलाइन हम ले लें तो इस एक बकेट के अंदर 50 लोग आराम से खड़े हो पाएंगे। तो इतना होता है उसका साइज। देखो किस तरह से ये डंपिंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बोलता था कि ये उसका हाइट होता है, उसका डंपिंग का हाइट। तो इस तरफ देखो कि हमारा रोप सोबल किस तरह से काम करता है ना। ये डीपर स्टिक के अंदर इसको यहाँ पे ब्लास्ट करना नहीं पड़ता, और डायरेक्ट यहाँ से अपने डीपर स्टिक की मदद से खुदाई करके दूसरे डंपर के अंदर लोड कर पाता है। तो जो मैंने बताया कि जो क्रॉलर माउंटेड होता है, जो छोटे छोटे ड्रैगलाइंस होते हैं, तो खास इस तरह के क्रॉलर से माउंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ड्रैगलाइन वॉकिंग पैड से माउंट होता है, जो कि बड़े बड़े ड्रैगलाइंस होते हैं। तो ख़ास तौर पे इसी तरह हमारा रोप सोबल काम करता है। लेकिन हमारा अभी हमको जानना है ड्रैगलाइन का किस तरह से फंक्शनलिटी होता है। तो अभी यहाँ पे देखो इसके पास है क्या, वॉकिंग पैड। तो इस तरह ये सबसे बड़ा ड्रैगलाइन होता है, तो इसलिए ये हमारा बेस के ऊपर वॉकिंग पैड से ही मूवमेंट करता है। और जो टर्न करने के टाइम अभी यहाँ पे देखो, ये अभी ड्रैगलाइन टर्न कर रहा है, तो वॉकिंग पैड देखो यहाँ पे जो वॉकिंग पैड है वो ग्राउंड से लिफ्टेड है,
मैंने बताया था ना, जब ये ऑपरेशन के टाइम होगा, एंड द टाइम ऑफ ऑपरेशन जब काम कर रहा होगा, तो इसको टर्न करने के लिए और डायरेक्ट सारे के सारे फोर्स जो टॉप सर्कुलर टॉप बॉक्स बताया था, सर्कुलर टॉप बॉक्स के ऊपर सारे फोर्स देगा, दोनों तरफ जो वॉकिंग पैड होगा उसको ग्राउंड से लिफ्टेड होगा, मतलब ऊपर रखे होगा। अगर इसको अगर लगा के रखेगा वो ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा ना, तो यही इसीलिए इसको लिफ्ट करके रखना पड़ता है। देखो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने जो बताया था कि ड्रैग रोप जो मैनिपुलेशन किया जाता है, तो वहाँ पे देखो एक पुली लगा हुआ रहेगा जो कि इसको खींचेगा। तो ये ड्रैग रोप क्या कर रहा है ना, इस बकेट को खींच के, दिस इज़ द ऑपरेटर कैबिन, जो ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ से उसने ओबी को खींचा ड्रैग रोप के इस्तेमाल करके। उसके बाद बूम रोप के मदद से अनलोड करवा देगा दूसरे तरफ। अभी देखो वॉकिंग पैड किस तरह से ऊपर चलता है और वॉक करता है। तो एक पैर गया इस तरफ, दूसरा पैर स्टे, देन ये दूसरा पैर रखेगा, देन आगे मूवमेंट करेगा। जिस तरह से एक इंसान मूवमेंट करता है, उसी तरह एक ड्रैग लाइन का वॉकिंग पैड की मदद से मूवमेंट करता है। अभी उसका ड्रैग लाइन का वॉकिंग पैड रखा, और उसके बाद जो सर्कुलर बॉक्स है उस सर्कुलर बॉक्स को खींचा आगे। तो ये जो सर्कुलर बॉक्स होता है इसको बोलते हैं सर्कुलर टॉप बॉक्स, और इसके मदद से ये 360 डिग्री टर्न कर पाता है। बस यही होता है उसका बेसिक फंक्शनैलिटी। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान से इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि ड्रैगलाइन इज सुटेबल फॉर digging the alluvium, sandy soil and unconsolidated rock means जो blasted ओबी रहता है और सॉफ्ट रॉक रहता है, उसको रिमूव करने के लिए हम ड्रैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं। Then the crawler mounted dragline, its walking speed is 0.25 km per hour to 5 km per hour। जो क्रॉलर माउंटेड ड्रैगलाइन होता है उसका वॉकिंग स्पीड 0.25 से लेके 5 किलोमीटर, और जो वॉकिंग पैड के थ्रू माउंट किया जाता है, दिस वन इज़ द वॉकिंग पैड, सो उसका स्पीड रहता है 0.18 किलोमीटर पर आवर टू 0.6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये काम करता है। देन अपने आता है फोर्थ पॉइंट के पास, ड्रैगलाइन कैंट मार्च फ्रॉम वन माइन टू अनदर माइन। तो इसका मूवमेंट देखो कितना स्लो है। तो आपको लगता है ये एक माइन से दूसरे माइन को क्रॉस करके जा पाएगा? मतलब अगर क्रॉस करके जाता भी है, मतलब जो काम करने के लिए उसको 24 आवर्स में जितना काम करेगा, इस माइन से एक माइन से दूसरे माइन जाने के लिए उसको बहुत साल भी लग सकते हैं, जितना तेज ये चलता है, राइट। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसका पार्ट्स को जहाँ पे इसका काम करना है, जिस माइंस के ऊपर ये काम करेगा, वेयर इट कैन बी वर्क, तो वहाँ पे उसको असेंबल किया जाता है। और इसका असेंबलिंग का टाइम लगता है अबाउट ऑलमोस्ट ए ईयर। मतलब एक माइन के ऊपर अगर एक ड्रैग लाइन को सिचुएट करके उसको स्टार्ट करवाया गया है, तो इसको लगता है एक ईयर, मतलब एक साल लग जाता है इसको हर एक पार्ट्स को जॉइंट करके उसको खड़ा करने में।
इन स्पाइट ऑफ द मशीन इज बिंग सो लार्ज, तो आप जानते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा मशीन होता है, उसके बावजूद मीन्स उसका ख़ास तौर पे उसका वेट शायद 2000 टन्स के ऊपर ही होगा। जो छोटे छोटे ड्रैगलाइन्स रहते हैं वो तो 2000 के होते हैं, लेकिन जो उसके बड़े होते हैं मिनिमम मैंने बताया कि 2000 टन के ऊपर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है पता है आपको? मतलब जो ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर देता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक पर्सन जो व्यक्ति का फीट का प्रेशर से भी बहुत ही कम होता है। द फीट ऑफ मैन ऑन द ग्राउंड, एक व्यक्ति का जो वेट होता है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर उससे भी कम होता है हमारा ड्रैगलाइन का। ये किस तरह से पॉसिबल होता है ना, मैंने जो बताया था जो सर्कुलर होलो टब होता है, जो सर्कुलर होलो टब के ऊपर से मूवमेंट करता है, तो इसी के वजह से वो अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होता है वो सफल हो जाता है, जिसके वजह से कम प्रेशर पड़ता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो ये कुछ डेटा से ड्रैगलाइंस जो कि हमारा ख़ास तौर पे इंडियन माइंस में यूज किया जाता है, 10/70, 15/90, 20/90 एंड 24/96। तो यहाँ पे आप अगर समझ नहीं पा रहे हो कि 24/96 है क्या, तो एक 24/96 एक ड्रैगलाइन है जो कि बॉकेट कैपेसिटी होता है 24 मीटर क्यूब। यहाँ पे जो 24/96 लिखा हुआ रहता है, तो 24 इज़ द बॉकेट कैपेसिटी एंड द 96 इज़ द बूम लेंथ। दिस इज द बूम लेंथ। यहाँ पे शायद मैंने टाइप करना भूल गया, लिख दे रहा हूँ। दिस वन इज़ द 350, दिस वन इज़ द बूम लेंथ, राइट। और एक दिन में 24 आवर्स 365 डेज ये काम करता है एक्सेप्ट द मेंटेनेंस टाइम। तो गाइज ये था फुल डेटाज ऑफ ए ड्रैगलाइन। तो मैंने हर एक पॉइंट को आपके साथ मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया किस तरह से काम होता है, उसका प्रिंसिपल किस तरह के होता है, वाइंडिंग रोप्स किस तरह से है, और क्या इसका बेसिक फंक्शनलिटी है, और क्यों इसको हम माइंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये था कंप्लीट डेटा ऑन ड्रैगलाइन। तो इसको आप सारे के सारे वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। अगर कोई भी चीज़ आप वो समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे आप रिवाइंड करके आप देख सकते हो कि मैंने क्या समझाया आपको, राइट। तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं आपको इसी तरह से और एक एक वीडियो में आपके थ्रू समझाना चाहूँगा, राइट। तो और मैं एक व्हाट्सएप में ग्रुप है माइनिंग स्टडीज़ का, जहाँ पे आप ज्वाइन करके डायरेक्ट मेरे साथ लाइव बात कर सकते हो। वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और एक बात, मैंने पिछले दिन प्रीवियस डेज में तो मैंने एक कोल ड्रिल इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप वीडियो आप नहीं देखे हो, ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करो, वहाँ पे वो वाला वीडियो है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड फेस मशीनरी सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।